नमस्कार भाइयों और बहनों, लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा जो आपकी हिंदी का है वो पूरा का पूरा आपका 100% आपका असली, यहाँ पर 100% आपका असली आने वाला आपका ही बिल्कुल पेपर। तो यहाँ पर हम पूरा 100% आपका आने वाला पेपर और उसका पूरा हल लेके आ चुके हैं। तो वीडियो को दिल थाम के एंड तक देखना, और अगर चैनल पर पहली बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को हमेशा ऑल पर सेलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। दोस्तों ऑब्जेक्टिव आपको आपकी क्वेश्चन बैंक से ही याद करने हैं। हाँ तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। दोस्तों भक्ति काल की यहाँ पर दो विशेषताएं, आपको पूरा का पूरा पेपर ऐसा ही पूरा देखने को मिलेगा। इसकी हम 100% आपको गारंटी लेते हैं, पूरा पूरा टॉपर बना के आपको छोड़ेंगे, ठीक है। तो दिल से एक बार वीडियो को प्यार से बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं आपका पूरा का पूरा 100% असली पेपर, वो भी फुल गारंटी के साथ। यहाँ पर हमने आपको पूरी की पूरी गारंटी ली है 100%, ठीक है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पूरे इससे बाहर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम आगे एक और सेट डालेंगे, आपको उसे भी देखना है, ठीक है। उसके बाद हम जितने भी सेट डालेंगे, मतलब इस चैनल पर आपको पूरे सेट देखने हैं। सबसे पहले आपकी किस्मत में अब जो भी सेट होगा वो सेट आपके फंस जाएगा। सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर सबसे पहले देखिए, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। या फिर आपका आ सकता है भक्ति काल की दो प्रवृत्तियां लिखिए। तो बात एक ही है, विशेषता और प्रवृत्तियां बात आपकी एक ही है। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहली जो आपकी विशेषता हो जाएगी गुरु का महत्व। देखते हैं, कीर्तन भजन आदि के रूप में भगवान का गुण सभी शाखाओं के कवियों में पाया जाता है। सभी कवियों ने अपने अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण किया है। इसके कारण आपका नाम का महत्व, किसके नाम का? ईश्वर के नाम का महत्व। उसके बाद दूसरा है गुरु का महत्व। इस काल में गुरु का महत्व ईश्वर के समान या उससे बढ़कर बताया गया है। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा गर्दन मचाने वाला अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक, छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं, बात एक ही होती है। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। उसके बाद दूसरा है प्रकृति प्रेम। उसके बाद तीसरा राष्ट्रीय व सांस्कृतिक जागरण। उसके बाद चौथा है रहस्यवाद। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। चलिए यहाँ पर फटाफट से प्रश्न क्रमांक आपको 5 और 6 हमने पूरा का पूरा आपके दिमाग में ठोक दिया है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7 पूरा का पूरा याद कराने की हम गारंटी लेते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, मगर उससे पहले आपने अगर वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए फटाक से। अभी तक क्यों रुके हो भाई साहब? आपको अगले पूरे में से पूरे नंबर लाने की गारंटी है मेरी हिंदी में, पूरे में से पूरे नंबर छापोगे, ठीक है। चलो देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आप देख सकते हैं। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी, वह रूप कैसा है? तो आप देख सकते हैं, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती थी। उनका रूप मन को मोहने वाला, वे पर्वत को धारण करने वाले, उनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित करता है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं तथा मीरा स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानती हैं। बहुत ही आसान था दोस्तों, आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। इसी बात पे वीडियो को एक बार और लाइक कर दो, अगर नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरे में से पूरे नंबर आने की आपको यहाँ पर हम गारंटी देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट करते चलना भाइयों और बहनों। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा उत्तर, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? पथिक का मन बादल पर बैठकर नीलगमन में विचरण करना चाहता है। वह समुद्र की लाइनों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है। चलिए उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना अगला है, जो अपना प्रश्न क्रमांक 8, नाटक और एकांकी में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो आप देख सकते हैं नाटक और एकांकी, आप यहाँ से देखते हैं एकांकी और नाटक। तो यहाँ पर देखिए एकांकी
एकांकी में एक अंक होता है लेकिन नाटक में अनेक अंक होती है। कोई 2 ही याद करना है दोस्तों। अगर आप 4 कर लेते हैं तो आपको 2, 3 और 4 और लिख देने हैं। आपको अगर चाहे तो वो आपको 1 नंबर ज़्यादा भी मिल सकता है। उसके बाद है आपको एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है लेकिन नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन मतलब तीसरा है, एकांकी का कथानक छोटा होता है लेकिन नाटक का कथानक बड़ा होता है। एकांकी दर्शकों पर एक प्रभाव डालती है लेकिन नाटक दर्शकों पर अनेक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा जीवनी। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा जीवनी व आत्मकथा में यहाँ पर अंतर लिखना है। तो जीवनी और आत्मकथा, जीवनी या जीवन चरित्र व्यक्ति के जीवन का लिखित वृतांत है। आत्मकथा किसी व्यक्ति की स्वयं लिखित जीवन गाथा है। मतलब इसमें जीवनी में लेखक स्वयं नहीं होता लेकिन आत्मकथा में लेखक स्वयं होता है। चलिए, उसके बाद दूसरा है, इसमें किसी महान व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चरित्र होता है और इसी के इसी के विपरीत में दिया हुआ है। इसके लेखक अपने अनुसार अपने या फिर स्वयं के जीवन के बारे में भावनाओं एवं घटनाओं को व्यक्त करता है। उसके बाद अपना तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है लेकिन आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। चलिए, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। किसान भारत माता से सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती माता से लेते हैं। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिलों, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी भारत माता हैं। मतलब आप साफ साफ स्पष्ट समझ गए होंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 8 का उत्तर। दोस्तों अगर वीडियो साफ नहीं दिख रही तो वीडियो को थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लें, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको समझने में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम या फिर दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाला है। आप पूरे में से पूरे नंबर छापोगे, इसकी अपन 100% गारंटी है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर वो भी अथवा वाला। प्रश्न क्रमांक 8 नहीं, वो प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा यहाँ पर। उसके बाद अरे भाई साहब चलिए, उसके बाद अपन देखते हैं कौन सा मियां नसरुद्दीन को नानवायु का मसीहा क्यों कहा जाता है, जो आपके प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेखिका कृष्णा सुप्ती ने मियां नसरुद्दीन को नानवायु का मसीहा कहा है। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे। उन्हें खानदानी नानवाई भी कहा जाता है तथा इन सभी विशेषताओं को देखते हुए उन्हें नानवाइयों का मसीहा कहा जाता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपका, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गाइड में से पूरा आंसर लिया गया है, बिल्कुल 100% सही आंसर है एवं प्रश्न भी सही है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर क्या है, चित्रपट संगीत व शास्त्रीय संगीत में अंतर लिखिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखने से पहले चैनल को अगर 100% अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। पूरी तरह से बिल्कुल सब्सक्राइब करना बनता है और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना है आपको। जबकि अगला आपका सेट जो आए हम उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको सीधा लाएं, आपकी इसी चैनल पर बताएं और आपके दिमाग में सीधा सेट पूरा ठोक दें। अब फंस जाएगा आपकी में तो वो आप किस्मत है भाई साहब। इसलिए सेट को मत देखना, उनमें मौजूद प्रश्नों को देखना। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं अपना प्रश्न क्रमांक 10, चित्रपट संगीत व शास्त्रीय संगीत में अंतर। चित्रपट संगीत में तेज लय होती है, शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है। उसके बाद दूसरा, चित्रपट संगीत में ताल का प्रारंभिक अवस्था का ताल होता है, शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप से में पाया जाता है। दोस्तों ये 2 नंबर का होता है, इसलिए आपको सिर्फ 2 ही याद करनी है। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे, ये आपका पूरा का पूरा राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपका जो आंगला दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 10। चलिए थोड़ा जूमिंग कर देते हैं, जूम ओ भाई साहब। प्रश्न क्रमांक 10 का आपका पूरा का पूरा उत्तर। प्रश्न क्रमांक 10, लता के गायन की 2 विशेषताएं। आप देख सकते हैं विशेषताएं, लता के गायन की 2 विशेषताएं देख लीजिए आप। देखिए सुरीलापन पहला तो हो जाएगा सुरीलापन। लता के गायन में सुरीलापन अत्यधिक है, इनके स्वर में अद्भुत मिठास है, इनका उच्चारण मधुर आवाज से परिपूर्ण है। उसके बाद है दूसरा कोमलता और मुग्धता। तो आप देख सकते हैं लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता अत्यधिक पाई गई है स्वरों। और उसके बाद तीसरा, स्वरों में निर्मलता।
निर्मल। लता के स्वरों में निर्मलता है, यह उनके स्वरों में साफ साफ झलकती है। चलिए देखते हैं, इनके स्वरों में साफ साफ झलकती है उनके स्वरों की निर्मलता। चलिए उसके बाद हम देखते हैं अपना प्रश्न क्रमांक 11। ओके चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक अभी अपना 11 क्या बोलता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है। अंतर्वैयक्तिक संचार आपका क्या है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा संचार, जिस संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। बिल्कुल उसके बाद इसका उदाहरण हो जाएगा पूजा करना, अध्ययन करना या फिर ध्यान लगाना। चलिए उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जाकर नाम सर्च कर सकती है, नहीं तो अगर डिस्क्रिप्शन की लिंक अगर ओपन नहीं होती है तो आप हमारे चैनल का नाम सर्च कर सकती हैं। चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 11वें का अथवा देखते हैं क्या दिया है। संयुक्त व्यंजन के संबंध में हिंदी वर्णमाला एवं शब्दकोश में क्या अंतर है। देखिए हिंदी वर्णमाला क्रम और शब्दकोश में प्रयुक्त वर्ण क्रम में अंतर होता है। प्रारंभ स्वर से ही होता है, फिर व्यंजनों का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में शब्दकोश देखने के लिए हमें हिंदी भाषा को वर्णमाला, द्विध्रुव प्रयोग, संयुक्ताक्षर आदि की जानकारी होनी चाहिए। चलिए उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर चलिए क्या दिया है, रस तथा उनके स्थायी भाव लिखिए। तो आप देख सकते हैं रस तथा स्थायी भाव का उत्तर हम चलिए देख लेते हैं। हाँ तो भाई साहब आप यहाँ पर देख सकते हैं रस तथा उसके स्थायी भाव। तो यहाँ पर आप परिभाषा देख सकते हैं रस की, सभी को याद है, चिंता मत करना रस की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण, उसके बाद यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विभानुवाद, संचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति। आप यहाँ से सभी को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और ये जो आंसर दोस्तों मैंने पूरा का पूरा यहाँ से आपकी क्वेश्चन बैंक में से लिया है, तो आप उसमें से भी एक बार इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्थायी भाव क्या दिया है, रति, हंसी, क्रोध, भय, उत्साह, आश्चर्य, करुणा, घृणा, वैराग्य, स्नेह, ठीक है। ये जो है अभी सभी क्रम से स्थायी भाव दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो उसके बाद अपना जो अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर फटाफट से खतरनाक तरीके से देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर। देखिए स्थायी भाव उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट नहीं होते, रस परिपाक। उसके बाद आगे हमें देखना पड़ेगा, आगे है रस परिपाक होते तक बने रहते हैं, किंतु संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह क्षण क्षण में बनते मिटते रहते हैं। उसके बाद अपना दूसरा आता है प्रत्येक रस एक या एक ही स्थायी भाव होता है। प्रत्येक रस में एक या एक से एक ही स्थायी भाव होता है, वह यह निश्चित होता है, किंतु संचारी भाव निश्चित नहीं होता। एक संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, इसलिए संचारी भाव को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहारिचारी भाव भी कहा जाता है। उसके बाद जो अपना तीसरा आता है स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई है, जबकि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। उसके बाद अपना चौथा है स्थायी भावों की तुलना सरोवर, तालाब में स्थित जल के साथ की जाती है, जबकि संचारी भावों की तुलना पानी में उठने वाली लहरों के साथ की जाती है। उसके बाद अपना पांचवा जो आता है संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं, जबकि स्थायी भाव होते हैं इसकी पूर्ण अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपनी सभा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 13 तक हम पहुँच चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है जो आपका विरोधाभास अलंकार एवं उदाहरण लिखिए। विरोधाभास अलंकार एवं उसका उदाहरण। विरोधाभास अलंकार देखिए सबसे पहले, संगीत के समय चारों ओर ध्वनि का विस्तार होता है, किंतु यहाँ मौन रहकर संगीत का आभास करना विरोधाभास अलंकार कहलाता है। उसके बाद इसका उदाहरण हो जाएगा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। चलिए कितना आंसर कितना सरल आंसर था। चलिए उसके बाद है मानवीकरण अलंकार एवं उसका उदाहरण। चलिए इसका आप आंसर मैं स्क्रीन पर पिक कर दूंगा, तो आपको देख लेना इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। उसके बाद अपना आता है जो अगला प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में अंतर लिखिए। तो उसी के अथवा दिया लोकोक्ति व मुहावरे में अंतर लिखिए। चलिए हम पहले देख ले राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में अंतर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में अंतर। दोस्तों ये जो आपको प्रश्न बैंक में इसका आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। राजभाषा जिस भाषा में राष्ट्र के अधिकांश निवासी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो संपूर्ण राष्ट्र की भावात्मक एकता की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है तथा जिसे राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना निहित रहती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है। चलिए अब हम देखते हैं राजभाषा। राजभाषा में क्या होता है दोस्तों, किसी राज्य के शासन कार्यों में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे वहाँ की राजभाषा कहा जाता माना जाता है। जैसे बंगाल में राजकीय व शासकीय कार्यों में बंगाली भाषा का प्रयोग होता है, अतः वह भाषा राजभाषा कहलाती है। चलिए दोस्तों, इसका हमने आंसर शानदार तरीके से देख लिया है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यह हमने देख लिया। उसके बाद हम अगला देखते हैं लोकोक्ति व मतलब मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर। तो फटाफट से इसको देखते हैं और इसको याद कर लीजिए पूरा का पूरा। तो यहाँ पर अब अपना अगला प्रश्न आता है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। तो लोकोक्ति आप देख सकते हैं, लोकोक्ति का किसी घटना से संबंध होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि मुहावरे का जन्म किसी घटना से ही हो। चलिए अब हम इसका मुहावरे को समझते हैं। मुहावरा दिया हुआ है दोस्तों, मुहावरा भाषा में जीवंतता व सौंदर्य वृद्धि लाता है, जबकि लोकोक्ति किसी कथन को पूरा करने के लिए प्रयुक्त होती है। चलिए इसका भी हमने आंसर पूरा फटाफट देख लिया है। चलिए अब हम अपना अगला जो प्रश्न आता है उसे देखते हैं, वो भी शानदार तरीके से। चलिए उसके बाद अपना अगला प्रश्न आता है, वो प्रश्न क्रमांक 15 दिया है, विशेषण व क्रिया विशेषण में अंतर लिखिए। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जबकि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात उसके गुण, दोष, संख्या या परिमाण आदि व्यक्त किया जाता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका दोस्तों आपको आंसर स्क्रीनशॉट कर लेना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए उसके बाद आपका देगा प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में दिया है, विशेषण व विशेष से विशेषण में अंतर लिखिए। तो विशेषण और विशेष से विशेषण आप देख सकते हैं, विशेषण और विशेष से विशेषण क्या दिया है, संज्ञा या सबसे पहले विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उसके बाद विशेष से विशेषण क्या दिया है, विशेषण जिसकी विशेषता, संख्या, परिमाण आदि बताता है वह विशेष से कहलाता है। देखिए विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है किसी की, या फिर संख्या या परिमाण। परिमाण मतलब रिजल्ट, मतलब उत्तर, उसका रिजल्ट बताने वाले को क्या कहते हैं, शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। और यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं, विशेष से होता है जो आपका विशेषण जिसकी विशेषता, संख्या, परिमाण आदि बताता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। विशेषण सीमित होते हैं, तो इनकी संख्या अनंत होती है, मतलब इनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद तीसरा है उदाहरण, काला, पांचवा, कुछ। आप इसके तीसरा में इसका उदाहरण भी आप लिख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उदाहरण देखिए, काला, पांचवा, कुछ आदि। उसके बाद इसका में उदाहरण विशेष विशेषण की, कार, गाय, कक्षा, वह आदि। ठीक है, गाय, कक्षा, वह भी एक शब्द है यहाँ पर जो विशेष विशेषण है। उसके बाद है अपना अगला प्रश्न आप देखते हैं। उसके बाद हम अगला देखते हैं आगे यहाँ पर। उसके बाद अपना प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देखते हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा 100% रियल पेपर है, क्योंकि हमारे पास ऐसे रियल पेपर के सेट तो हजारों में आते हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट पेपर नहीं बताते हैं। वो भी हमारे पास है पेपर बगल में, लेकिन वो हम वीडियो में नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें पूरी तरह से क्वालिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। इससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और वैसे हमारे पास एक बार उन्होंने बोल भी दिया है कि अगर आप चैनल पर बताओगे अगर पेपर, तो हम आपको डिलीट कर देंगे या फिर आपको आप पर कार्रवाई की जा सकती है। मतलब जहाँ से मुझे पेपर मिलता है उन्होंने मना किया है, और इन्होंने ये तक बताया कि इन प्रश्नों को मत बताएं, इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जोड़कर बताएं। लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा वो पेपर सेट नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, उनके क्वेश्चन और आंसर। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में आपको लिखना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको लिखना है, प्रश्न क्रमांक 16 दोस्तों, वीडियो अत्यंत रिस्क के साथ बनानी पड़ रही है।
100% यहाँ पर रिस्क लेना पड़ रहा है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा रियल पेपर कभी नहीं बता सकते इसलिए। लेकिन हम आपको अत्यंत रिस्क के साथ बहुत दिनों लंबे टाइम के बाद आपको पेपर आपको मैंने जोश भरकर आपको बताने के लिए सोचा है। आप देख सकते हैं, पहले आप मीराबाई का यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर में मीराबाई की रचनाएं, भावपक्ष, यहाँ पर कलापक्ष, यहाँ पर कलापक्ष यहाँ तक लिखना है और उसके बाद यहाँ पर साहित्य में स्थान यहाँ तक लिखना है। मतलब आपको यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट दिमाग में छाप लेना। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक यहाँ पर मीराबाई को एक तरफ करते हुए भी हम प्रश्न क्रमांक 16 का यहाँ पर अथवा उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर अथवा उत्तर चलिए देखते हैं। कबीरदास का यहाँ पर देखिए, कबीरदास की आपको क्या करनी है, 2 रचनाएं लिख करनी है कोई भी। यहाँ पर साकी, शबद, रमैनी एक ही तीनों लिख देना, 2 रचनाएं हो जाएंगी यहाँ पर आपकी। और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा दूसरे नंबर पर पॉइंट पे आएगा भावपक्ष, भावपक्ष यहाँ पर यहाँ तक। और उसके बाद हम आपको अगला बताते हैं, अगला आपको लिखना है कलापक्ष। यहाँ पर आपको यहाँ पर भावपक्ष है आपका प्रेम भावना और यहाँ पर शक्ति। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है इतना, यहाँ से आपको यहाँ तक आपको कलापक्ष मतलब भावपक्ष यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से लेके कलापक्ष आपका पूरा, यहाँ से लेके कलापक्ष आपको पूरा यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। उसके बाद साहित्य में स्थान आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। और आखिरी में अगर यहाँ पर आप इसको एक लाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आप पिछले बैंक में से क्वेश्चन बैंक में से वो याद करेंगे तो आपको उसमें से नंबर कट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें से आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा साहित्य में स्थान पॉइंट डालकर देखते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फटाक से अब अपना फटाफट देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। यहाँ पर समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपने प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 17 का उत्तर देखते हैं। चल जल्दी इस प्रश्न क्रमांक 17 में प्रेमचंद्र का जीवन परिचय में आपको क्या क्या कहना है। यहाँ पर कोई 2 रचनाएं यहाँ पर कर लेनी है, प्रेमचंद्र का 2 रचना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई 2 यहाँ पर एक गोदान आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक कर्मभूमि या एक रंगभूमि, यहाँ पर 2 रचनाएं यहाँ पर। उसके बाद हम आपको बता दें दूसरा प्रश्न में आपको मतलब दूसरा पॉइंट भी लिखना है यहाँ पर भाषा शैली। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषा शैली यहाँ पर भाषा लिखनी है, भाषा यहाँ तक आपको लिखनी है। उसके बाद शैलियाँ आपको यहाँ तक लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अगला जो क्या है आपका साहित्य में स्थान आपको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद अपना इसी का अथवा में आता है प्रश्न क्रमांक 17वें का अथवा उत्तर। आपको वीडियो को फुल HD में देखना है दोस्तों, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप प्रश्न फुल क्वालिटी में देखते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, साफ साफ आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 आपको यहाँ तक पूरा देख लेना है, ठीक है। यहाँ तक वीडियो को फुल HD में देखना है। प्रश्न क्रमांक 17 आपको शुरू करना है। यहाँ पर नहीं दो, यहाँ पर सबसे पहले कृष्णा-सोबती की फर्स्ट में 2 रचनाएं लिखनी है आपको। फर्स्ट में यहाँ पर 2 रचनाएं, उसके बाद 2 रचनाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है भाषा, उसके बाद आपको लिखना है शैली यहाँ तक। उसके बाद शैली यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर शैली यहाँ तक। यहाँ पर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। साहित्य में स्थान आपको लिखना है, तीसरा पॉइंट में साहित्य का में स्थान यहाँ तक आपको लिखना है। चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद अपना प्रश्न क्रमांक 19 बात है जो आपको ये वाली है, जो आपको इसे अच्छे से कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खास आपके लिए। और इसमें आपके जो 3 जो दिए हैं गद्यांश, इन्हें आपको कर लेना है। और ध्यान रहे आपको बदल के भी आ सकते, क्योंकि आपका जो हिंदी का पेपर है वो क्वेश्चन बैंक के भी आउट ऑफ होने वाला है, इसलिए ध्यान रहे इसे तो इम्पोर्टेंट करके कर ही लेना। और इन सभी को करने के साथ साथ और भी आप हिसाब से कर सकते, लेकिन ध्यान रहे आपका जो हिंदी का पेपर है वो प्रश्न बैंक के बाहर थोड़ा आना है। आप बाद में आकर बोल सकते हो, देख लेना, ठीक है। उसके बाद अपना प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा, ये जो प्रश्न क्रमांक 19वां का जो अथवा है आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा, इसे जो आपको इसे तो इम्पोर्टेंट मतलब कर ही लेना। उसके बाद ये जो आपकी जो 4 काव्यांश दिए हुए हैं, यहाँ पर काव्यांश फर्स्ट, काव्यांश यहाँ पर सेकंड, और यहाँ पर आपको काव्यांश नंबर यहाँ पर 3, यहाँ पर इन सभी को 4 दिए हैं, तो इन चारों को आपको कर लेना, ठीक है। आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और जो मैंने बताया है इसमें इसे तो आपको कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 20 की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20
चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 20 यहाँ पर दिया हुआ है, हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 20। उसके बाद है जो आपको इसकी जो आप क्या करना है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग और व्याख्या हम करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखना है आपको संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ कबीर के पद से अवतरित है, इसके रचयिता कबीरदास। उसके बाद प्रसंग में हमें लिखना पड़ता है कि ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं ऊपर ये किसके बारे में लिखी हुई हैं, अतः प्रसंग में वो लिखना पड़ता है। प्रस्तुत पद में कबीरदास ने ईश्वर के एकमात्र स्वरूप है के पक्ष में तर्क दिए हुए हैं, मनुष्य को माया के भंवर में फंसकर घमंड न करने की सलाह दी है। उसके बाद आप इसकी व्याख्या का भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अपना जो अगला क्वेश्चन आता है आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, देखिए यहाँ पर आप ये जो आप कहे ये जो ऊपर दिख रहा है आपकी लाइन, पग घुंघरू बंदी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही सो गई सांची। इसका आपको क्या कहना है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। संदर्भ में लिखना है आपको ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मीरा के पद से लिया गया है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, संदर्भ में इसकी रचयिता स्वयं मीराबाई है, ठीक है। उसके बाद इसी को आपको लिखना है। संदर्भ और प्रसंग आपको दिया है, कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई ने इस पद में स्वयं को कृष्ण के समक्ष समर्पित करते हुए सांसारिक उलाहनों का वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रसंग मतलब व्याख्या आपको यहाँ तक आपको लिख लेनी है। आपको अच्छे से देख लेना, एक बार पढ़ लेना वीडियो को रिकॉर्ड करके। यहाँ पर मतलब वीडियो को डाउनलोड भी करके आप रख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट कर लेना, नहीं तो आप अपने क्वेश्चन बैंक में से याद कर लेना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जो आपका प्रश्न क्रमांक 21 का जो दिया हुआ है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये जो है आपकी दी हुई है प्रश्न क्रमांक 21 में। इसी अथवा में दिया है, दुनिया सोती थी पर दुनिया के जीव जागती थी। प्रश्न क्रमांक अथवा ये जो आपको दोस्तों 4 दिए हैं, तो इसी आपको चारों करना है। आपके यहाँ पर कोई भी सेट आएगा तो आपका एक भी आंसर नहीं चूकेगा, चारों को आपको एक बार पढ़ लेना है। और ध्यान रहे आपका क्वेश्चन बैंक से भी आउट ऑफ होने वाला है पेपर, तो कुछ भी यहाँ पर आउट ऑफ हो सकता है। 80% आपका क्वेश्चन बैंक में से आएगा, 20% नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 का ये रहा और प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा जो आपका रियल पेपर का बताने का मेरा वादा था, मैंने पूरा कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रियल पेपर यहाँ पर आपको यहाँ तक बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 23, ठीक है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 22। उसके बाद दोस्तों जो अपना अगला क्वेश्चन आता है वह है, आप कक्षा 10वीं की अंक सूची खो गई है, जो कि एप्लीकेशन आनी है। अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट सभी को कर सकते हैं। उसके बाद भोपाल अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु विधायक, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने अनुसार पूरी डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट कर लेना। उसके बाद यहाँ से हम आगे देखते हैं, थोड़ा यहाँ तक आपको पूरा का पूरा दिमाग में ढोक लेना है अच्छे से। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। इसी के मतलब यहाँ पर अथवा में दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर यही एप्लीकेशन है। क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाचार पत्र में आपके मित्र को की एक काव्य रचना प्रकाशित हुई है। काव्य रचना पर अपने विचार रखते हुए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है यहाँ तक। और उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से भी आप इसको मिला सकती हैं। यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक, और यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो भाई साहब, उसके बाद जो अपना अगला प्रश्न आता है वह है आपका अपना प्रिय कोरोना वायरस का निबंध, ठीक है। कोरोना पर सामाजिक जीवन पर प्रभाव। तो आपको क्या करना है, इस कोरोना वायरस को अच्छे से यहाँ पर देख लेना है एक बार, और आप अपने इसको गाइड में से याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ तक आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक इससे ये जो है आपकी सभी सेटों में देखने को मिलेगा, वो 4 ऑप्शन दिए होते हैं। उन 4 ऑप्शनों में से आपको एक कोरोना वायरस का मिल सकता है देखने को। अब मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, यहाँ पर उसे भी आपको कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, उसके बाद अपना एक और इम्पोर्टेंट निकल के सामने आता है, वो है आधुनिक संचार एवं माध्यम और हम। तो उसके बाद जो अपना अगला आता है, आप देख सकते हैं, आधुनिक जनसंचार
और माध्यम। प्रश्न है अपना आधुनिक जनसंचार और माध्यम पर निबंध। तो आप यहाँ से इसको यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना अगला आता है यहाँ पर, आगे आता है यहाँ पर, यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियो के लिए दोस्तों। अभी हम एक सेट और डालने वाले हैं महा इंपोर्टेंट प्रश्नों की, उसे और इसको आप कर लेना, तो ठीक है। आपके एक भी क्वेश्चन इसमें से आउट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।